हेलो एवरीवन। हाँ जी, आप कैसे हैं सब लोग। मैं सुनील यादव और आप सब लोगों का कैंप स्पेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 11th के कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे और क्लास 11th के टॉपिक्स के अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट किया था। उसी स्ट्रक्चर ऑफ एटम को आज मैं कंटिन्यू करने वाला हूं और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एटॉमिक मॉडल्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपसे आज। आइएगा स्टार्ट करते हैं उसको, क्या था उसके अंदर। सब लोग फटाफट से जुड़ जाइएगा। सब लोग फटाफट से, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी आप प्रेस कर लीजिएगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर मैंने कुछ डिस्कवरीज के बारे में आपको बता दिया था, जहाँ पर प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज के बारे में डिस्कशन हुआ था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मॉडल्स, कि एटम के मॉडल्स किस तरीके से बताए गए, किस तरीके से समझाया गया कि एटम कैसा दिखेगा, कैसा दिखने वाला है। एटॉमिक मॉडल्स के बारे में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं आज। एटॉमिक मॉडल्स हुआ क्या, फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट थे जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गिव ए एटॉमिक मॉडल। उनने एक मॉडल दिया जिसका नाम रख दिया गया थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम उनका नाम रख दिया गया उस एटम का मॉडल का। ये मॉडल दिया गया था नियरली 1898 के अराउंड। इस मॉडल के अंदर क्या हुआ, क्या बताया गया, जरा देखिएगा। इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियरली समझते हैं पहले हम लोग। इस मॉडल के बारे में बताया गया कि मॉडल कुछ एटम जो है ना, वो कुछ इस तरीके का दिखता है, ऐसा दिखता है। इस मॉडल ने क्या कहा, एटम लुक्स लाइक दिस। उसके बाद क्या कहा, एटम स्फेरिकल तो है, ऐसा बोल दिया उसने। और उसके बाद कहता है कि एटम के अंदर पूरा का पूरा पार्ट जो है ना, वो इस तरीके से रेडिश पार्ट है। पूरा का पूरा पार्ट जो है ये पॉजिटिवली चार्ज, जो रेडिश पार्ट आपको नजर आ रहा है ये पॉजिटिवली चार्ज है पूरा का पूरा। क्या ये, दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट। दिस रेडिश पार्ट इज positively charged part. This red one part is, this is positively charged, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया, क्या बोला कि इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में कुछ इस तरीके से नेगेटिव चार्जेस भी फंसे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं। इस तरीके से पॉजिटिव चार्जेस के बीच में नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स भी क्या हैं, एम्बेडेड हैं, बैठे हुए, नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। ठीक है। अब इस मॉडल को देख करके क्या बताया गया, इस मॉडल को बनाने के बाद कहते हैं एटम जो है वो स्फेरिकल शेप का है। सबसे पहली बात तो इसकी शेप कैसी दिख रही है आपको, स्फेरिकल दिख रही है। लेकिन उस स्फेरिकल शेप के अंदर क्या बोला थॉमसन ने, थॉमसन जी कहते हैं कि एटम एक स्फेरिकल चीज होती है। उस स्फेरिकल चीज के अंदर क्या होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एटम के ऊपर, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जो है वो कहीं कहीं बीच बीच में ऐसे ऐसे एम्बेडेड हैं, बीच बीच में बैठे हुए हैं उस पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स के अंदर। पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच बीच में कहीं कहीं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी बैठे हुए हैं। इस तरीके से उनने एक्सप्लेन किया। उसके साथ ही साथ उनने क्या कहा कि जो ये एटम हम देख रहे हैं, जो एटम का मॉडल हमने देखा, इस एटम के मॉडल में उनने क्या कहा कि एटम का जो मास होता है ना, वो एटम का मास पूरे एटम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा किसने बताया हमें, जे जे थॉमसन ने बोला। और ऐसा बताने के बाद अब क्या कहा गया, इस एटॉमिक मॉडल्स को हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम तो कहते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ और नाम भी रख दिए गए। जैसे कि इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं हम लोग, तरबूज मॉडल भी कहते हैं।
वाटरमेलन मॉडल इज ऑल्सो दिस मॉडल। क्योंकि आपको दिख रहा होगा इसका बाहर जो मैंने बाउंड्री बनाई है वो ग्रीन कलर की बनाई है, उसके बाद रेड कलर का जो पार्ट है अंदर, वाटरमेलन में रेड कलर का पार्ट होता है, और इसी तरीके से उसके अंदर काले रंग के बीज उसके अंदर होते हैं। तो बिल्कुल वाटरमेलन जैसा आपको नजर आ रहा होगा, ये वाटरमेलन मॉडल भी कहलाता है। इसलिए इसके अलावा इसी को प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं हम लोग, प्लम पुडिंग मॉडल भी इसी का नाम है। प्लम पुडिंग मॉडल क्या होता है? पुडिंग एक क्रिसमस पे बनने वाली एक चीज़ होती है, केक जैसी चीज़ होती है, पुडिंग, क्रिसमस पुडिंग कहते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे केक है, पूरा पार्ट क्या है, क्रीम का है, ब्रेड से बना हुआ है, लेकिन उसी के अंदर फिर बीच में क्या क्या है, कुछ ड्राई फ्रूट्स या पुडिंग नाम की कुछ चीज़ होती है, प्लम नाम की चीज़ होती है। उस प्लम को हम, प्लम एक फ्रूट होता है, उसको हम ड्राई सुखा करके उसके अंदर बीच बीच में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, ये प्लम पुडिंग मॉडल भी कहलाने लगा। लेकिन अगर वहाँ पर सारे ब्रेड और जो केक जो बना हुआ है उसमें से अगर सारे प्लम्स निकाल करके रेजिन लगा दूँ, किशमिश लगा दूँ मैं सारी जगह पर, तो इसी मॉडल का तीसरा नाम रेजिन मॉडल भी होता है। रेजिन मॉडल इज ऑल्सो दिस मॉडल विच इज नोन एज थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। इस मॉडल के अंदर क्या बताया गया, क्या चीज़ एक्सप्लेन की, फीचर क्या था, इंपॉर्टेंट फीचर क्या बताया गया इस मॉडल के अंदर, बताता हूं मैं इधर आपको इंपॉर्टेंट फीचर क्या रहा इस मॉडल का। इट सेज दैट द मास ऑफ एन एटम is uniformly distributed over the complete atom. The mass of the atom is uniformly distributed over the complete atom. This was the important feature of J.J. Thomson's model of atom, that is Thomson's model of atom. और इट्स अदर नेम्स आर वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल एंड रेजिन मॉडल। तो आइएगा नेक्स्ट पेज पर हम लोग समझते हैं और कुछ कहानियाँ इसके बारे में। अब एक चीज़ आई रेडियो एक्टिविटी। जब थॉमसन ने ये मॉडल दिया उसी टाइम पर रेडियो एक्टिविटी नाम के फिनोमिना जैसी चीज़ को बताया गया, जो कि किसने बताया था, हेनरी बेक्वेरल ने बताया था हमें। हेनरी बेक्वेरल ने क्या समझाया हमें, क्या एक्सप्लेन किया, रेडियो एक्टिविटी जैसे फिनोमिना को बताया। अब रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, एमिशन ऑफ रेडिएशन या फिर पार्टिकल्स ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। अगर कोई पार्टिकल, कोई सब्सटेंस या तो रेडिएशन या फिर पार्टिकल्स को अपने आप एमिट करने लग जाए, अपने आप खुद में खुद एमिट करने लग जाए, तो क्या होता है, उसी चीज़ का नाम रेडियो एक्टिविटी रखा जाता है। और ये चीज़ें आई कहाँ से, ये चीज़ें आई एक्सरे एमिशन से। एक्स रेज देखी गई थी, रेज निकलती हुई देखी किसी पार्टिकल के अंदर से, किसी सब्सटेंस के अंदर से, तो उस टाइम उन रेज को ऐसे ही लेट इट बी एक्स, ऐसे कह दिया कि चलो इसका नाम कुछ एक्स रख दे देते हैं। जैसे हम लोग मान देते हैं कि भाई ऐसा कैलकुलेट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ मान लो एक्स ग्राम मास आया, तो ऐसे ही एक्स रेज कुछ नाम रख दिया गया। लेकिन वो एक्स जो नाम रखा गया वो एक्स रे कंटिन्यू चलता रहा, फिर एक्स रेज ही, रेज का नाम भी एक्स रेज ही रख दिया गया। तो रेज जब एमिट हुई पार्टिकल्स के बम्बार्डमेंट के ऊपर जब क्या होता है, रेज एमिट हुई, तो उन रेज का नाम एक्स रेज रखा गया। लेकिन वो रेज एक्स रेज के नाम से आज फेमस हो गई। तो अब जब किसी भी पार्टिकल, किसी सब्सटेंस के अंदर से एमिशन, रेडिएशन का या पार्टिकल्स का एमिशन होता है अपने आप, तो उसी को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। लेकिन अब बात आती है रेडियो एक्टिविटी के अंदर कुछ चीज़ें निकलती है, कुछ एमिशन होता है। अब एमिशन जब रेडियो एक्टिविटी के अंदर होता है तो क्या क्या चीज़ों का एमिशन होता है, तो अल्फा रेज का एमिशन हो सकता है। सबसे पहले अल्फा रेज क्या होता है, अल्फा रेज होती हैं हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। अल्फा रेज आर दी हाई एनर्जी पार्टिकल्स
having 2 unit of positive charge and contains 2 protons and 2 neutrons. 2 neutrons contains 2 protons and 2 neutrons. Example of alpha rays is helium. अगर ये सिंगल पार्टिकल निकलेगा तो अल्फा पार्टिकल कहलाएगा, ये हीलियम 2 पॉजिटिव अगर लिख दिया तो अगर सिंगल पार्टिकल निकलेगा तो अल्फा पार्टिकल हो जाएगा, और बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ निकल रहे हैं तो फिर वो अल्फा रेज कहलाने लगेगी वो। उसके बाद आता है बीटा रेज। बीटा रेज क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के जैसा दिखने वाला, जैसे इलेक्ट्रॉन्स जैसे सिमिलरिटी वाला नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल अगर होता है कोई तो उसी को बीटा रेज कह देते हैं। पार्टिकल अगर होगा तो बीटा पार्टिकल, और अगर कंप्लीट रेज तैयार कर दी, उसने रेज निकल रही हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ निकल रहे हैं तो रेज निकलेंगे तो क्या होगा? वो बीटा रेज कहलाने लग जाएगा। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट? इसके बाद आता है गामा रेज। गामा रेज क्या होता है? गामा रेज हाई एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं, हाई एनर्जी पार्टिकल्स, बट डज नॉट कैरी एनी टाइप ऑफ चार्ज। लेकिन उसके ऊपर चार्ज किसी भी तरीके का नहीं होता, दैट इज दे आर न्यूट्रल। न्यूट्रल होते हैं वो, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम लोग गामा रेज कह देते हैं। ओके, एक्स रेज जैसे ही होते हैं लेकिन वो न्यूट्रल होते हैं। अगर यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियरली समझ आई हैं तो फिर मैं आगे चलता हूँ, आगे की बातें डिस्कस करता हूँ। अब इसी के अंदर आ जाता है, जब हमने 3 रेज के बारे में डिस्कशन कर लिया, गामा रेज, बीटा रेज और अल्फा रेज, तो यहाँ से बातें आ जाती हैं एक पेनिट्रेशन पावर की। पेनिट्रेशन पावर, मान लीजिए आपने गामा रेज, बीटा रेज, अल्फा रेज सबका बम्बार्डमेंट एक ही चीज़ के ऊपर करा दिया, एक ही चीज़ के ऊपर इनको टकरा दिया, ले जा करके फेंक दिया, तो कौन कितना अंदर तक घुस पाएगा उस पार्टिकल, उस सब्सटेंस के अंदर कितना ज़्यादा जा पाएगा? जो ज़्यादा अंदर जा पाएगा उसकी पेनिट्रेशन पावर उतनी ही ज़्यादा होती है। तो अल्फा रेज जो होती है उनकी पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होती है, फिर बीटा रेज की और फिर गामा रेज की होती है। जैसे कि अगर मान लो अल्फा रेज की पेनिट्रेशन पावर 10 है तो इसकी पेनिट्रेशन पावर 100 मिलेगी आपको, या और गामा रेज की पेनिट्रेशन पावर आपको नियरली 1000 टाइम्स मिलेगी, आपको 1000। तो इस तरीके से इनकी पेनिट्रेशन पावर्स होती हैं। ये पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर है। अल्फा की पेनिट्रेशन पावर सबसे वीक होती है, सबसे कम होती है, फिर बीटा की होती है और फिर गामा की होती है। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट? और अगर ये बातें क्लियर हैं तो फिर हम लोग एक मॉडल और आएगा हमारा, नेक्स्ट मॉडल, दैट इज रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर क्या होता है, देखिएगा बेटा जी। रदरफोर्ड ने क्या किया, इस तरीके का सबसे पहले एक ब्लॉक लिया, और यहां पर एक स्क्रीन बनाई। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर उसने मॉडल, एक पहले एक्सपेरिमेंट किया फिर मॉडल बनाया गया एक्सपेरिमेंट।
मान लीजिए ये कोई सब्सटेंस रख दिया हमने, और ये सब्सटेंस कैसा है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। दिस इज ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। सपोज दैट यहां पर एक गोल्ड फॉइल उनने ली थी, गोल्ड फॉइल को हम लोग येलो कलर की ले लेते हैं। This was the gold foil, suppose that. This was the gold foil. गोल्ड फॉइल लेने के बाद क्या किया उनने, इस जगह पर एक स्प्लिट लगा दी इस तरीके से। These are the splits. और उसके साथ ही साथ एक चीज और भी कर दी उनने, ये जो स्क्रीन लगाई है, ये क्या है, स्क्रीन है। इस स्क्रीन के अंदर की साइड एक कोटिंग करा दी यहां पर, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग करा दी। कोटिंग ऑफ ZnS, जिंक सल्फाइड की कोटिंग करा दी यहाँ पर। अब जिंक सल्फाइड की कोटिंग कराने के बाद क्या हुआ, अब हमने ले रखा है अल्फा पार्टिकल, सॉरी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले रखा है। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर से निकलेगा अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल हम लोग जानते हैं क्या होता है, हीलियम 2He4 2 पॉजिटिव होता है। यहां से इस तरीके से अल्फा पार्टिकल्स निकल करके गए, इस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल्स निकल के आए। लेकिन क्या हुआ, जब वो अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पर पहुंचे, ऐसा देखने को मिला कि बहुत सारे, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो है ना, वो कुछ इस तरीके से गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके निकल के चले गए हैं, क्रॉस करके निकल करके चले गए हैं ऐसे। लेकिन कुछ एक अल्फा पार्टिकल कैसे देखे, इस तरीके से मुड़ जाते हैं, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, इस तरीके से डिफ्लेक्टेड फॉर्म में आपको नजर आने लगेंगे। और थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स कैसे देखने को मिले, जो टकरा करके बिल्कुल वापस 180 डिग्री डायरेक्शन में वापस चले गए, 180 डिग्री एंगल पर वापस चले गए, यानी 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो गए। तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस इस एक्सपेरिमेंट से मिले। अब अल्फा पार्टिकल्स ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स हमने क्या कर दिए, अल्फा पार्टिकल्स को हमने गोल्ड फॉइल के ऊपर फेंक दिया था, बम्बार्ड करा दिया था। वहां से अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, स्कैटर हो गए। इसलिए इसी एक्सपेरिमेंट का नाम सबसे पहले तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रखा गया। This experiment was known as alpha scattering experiment and its other name is gold foil experiment। इसी को gold foil experiment भी कहते हैं हम लोग। This was also known as gold foil experiment। ठीक है, अब इसको देखते हुए, इस मॉडल को देखते हुए, इस एक्सपेरिमेंट को देख करके क्या सोचा उनने कि भाई अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो इस तरीके से जा रहे हैं, और अगर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल जाते, पहली बात तो अल्फा पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है
और अगर उनके रास्ते में कहीं नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, वहीं पर चिपक जाएंगे जा करके। लेकिन अगर कोई भी पार्टिकल रास्ते में नहीं आता है तो वो स्ट्रेट जाएंगे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव कोई पार्टिकल नहीं आएगा तो स्ट्रेट चले जाएंगे, और नेगेटिव आएगा तो चिपक जाएंगे। और अगर पॉजिटिव आ गया तो वो डिफ्लेक्ट होंगे, यानी रिपेल करेंगे, रिपेल्शन से क्या हो जाएगा, मुड़ जाएंगे कहीं ना कहीं से। तो अब रदरफोर्ड ने क्या देखा इस एक्सपेरिमेंट से कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स तो क्या हो रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, बिल्कुल गोल्ड फॉइल को पार करके क्रॉस करके निकल गए, और जहां पर जाकर के स्क्रीन पर टकराएंगे वहीं से स्क्रीन चमकना शुरू हो जाएगी। तो कंफर्म भी हो जाता है वहां जाकर के कि अल्फा पार्टिकल्स यहां तक आ गए हैं। अब इस चीज को देखने के बाद, इस चीज को ऑब्जर्व करने के बाद, इस एक्सपेरिमेंट को पूरे को ऑब्जर्व करने के बाद रदरफोर्ड ने क्या सोचा कि भाई अगर अल्फा पार्टिकल्स, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या है, गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके निकल रहे हैं, इसका मतलब अब गोल्ड फॉइल जो हमने लिया उसके अंदर तो एटम्स तो होंगे, गोल्ड के एटम्स होंगे। गोल्ड क्यों लिया, क्योंकि रिएक्टिव नहीं होता है, गोल्ड लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए गोल्ड को यूज किया गया है। लेकिन अब एटम्स तो होंगे कि नहीं होंगे गोल्ड फॉइल के अंदर। तो इस चीज को जब देखा गया तो रदरफोर्ड ने क्या बोला कि भाई इसका मतलब अगर ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके सीधा निकल जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि एटम जो है, एटम के अंदर ज्यादातर जगह क्या है, वैकेंट है, मोस्ट ऑफ द स्पेस। अब इन ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या निकाला उनने, पहला कंक्लूजन निकाला, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या की, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्शन, ये देखा उनने। तो इसका कंक्लूजन क्या निकाला गया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज वैकेंट। इसका मतलब क्या है कि ज्यादातर स्पेस, ज्यादातर जगह एटम के अंदर क्या है, खाली पड़ी हुई है, वैकेंट है। उसके बाद अब देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं कुछ एंगल्स से, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। इस चीज का कंक्लूजन क्या निकाला कि एटम के अंदर इसका मतलब कोई पॉजिटिवली चार्ज चीज बैठी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन जब उनने किया कि भाई वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड या बाउंस्ड बैक एट 180 डिग्री, डिफ्लेक्टेड एट 180 डिग्री, यानी कि बाउंस्ड बैक, जो कि बाउंस बैक चले गए, यानी जिस डायरेक्शन में वो आए थे वापस टकरा करके वापस उसी डायरेक्शन में चले गए। इस चीज को देख करके रदरफोर्ड ने सोचा कि इसका मतलब कि एटम के अंदर एक स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर बैठा है, जिससे कि अल्फा पार्टिकल जाके टकराता है, और टकरा करके उसका वेट जो है वो ज्यादा है, इसलिए अल्फा पार्टिकल गया, टकराया, और टकरा के वापस आना पड़ गया उसको, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज भी है और हैवी भी है, तो रिपल्शन की वजह से वापस आ गया वो। और इसी चीज को देख करके फिर रदरफोर्ड ने क्या कर दिया, रदरफोर्ड ने हमें बोल दिया कि भाई मैं एटम का कुछ मॉडल बनाने जा रहा हूँ, एटम का मॉडल कुछ ऐसा बनाने जा रहा हूँ जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी। और चीज़ें क्लियर कैसे की उनने, देखिएगा ज़रा। उनने बोला कि मान लो ये नेगेटिव चार्ज रखा है, ये एक नेगेटिव चार्ज रखा है, और यहाँ पर एटम के अंदर ये पूरा पॉजिटिव चार्ज रखा है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रखा है। फिर कहते हैं कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग करते हैं कुछ ऐसा कि मान लो यहाँ से अल्फा पार्टिकल, पहली बार अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से आए, यहाँ से आएंगे तो अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएंगे, यहाँ से आएंगे तो भी अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर ही जाएंगे। और अगर अल्फा पार्टिकल आया और मान लीजिए कि यहाँ इस जगह पर जाके टकरा गए अल्फा पार्टिकल्स, इस जगह पर टकराएंगे तो क्या होगा, अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होंगे। और अगर इधर से अल्फा पार्टिकल्स आया और अल्फा पार्टिकल आके यहाँ पर टकरा गया, इस डायरेक्शन में आके टकरा गए, स्ट्राइक करे, और यहाँ पर जा करके क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगर अल्फा पार्टिकल्स, लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या किया, इफ अल्फा पार्टिकल्स आर कमिंग इन दिस डायरेक्शन, हेड ऑन कोलिजन अगर हो रहा है, इस तरीके से अगर अल्फा पार्टिकल आया तो अल्फा पार्टिकल को क्या होना पड़ा, बाउंस बैक होना पड़ा, जिस डायरेक्शन में आया था उसी डायरेक्शन में वापस भी जाना पड़ा। इस तरीके का ऑब्जर्वेशन, इस तरीके का सारी चीज़ों को, एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करने के बाद रदरफोर्ड ने इस तरीके के मॉडल को सजेस्ट कर दिया। उनने कहा कि एटम के अंदर ज़्यादातर स्पेस वैकेंट है, और जब भी अल्फा पार्टिकल वैकेंट स्पेस के अंदर से जाएगा कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो क्रॉस करके निकल जाएगा। तो पहला ऑब्जर्वेशन से ये कंक्लूजन निकाला। दूसरे ऑब्जर्वेशन में क्या देखा, पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल बैठा है उसके अंदर।
हमने बता दिया कि अगर इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को टकराएगा तो वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और थर्ड केस में क्या देखा कि पार्टिकल से अल्फा पार्टिकल टकराते और टकरा करके बाउंस बैक हो जाते हैं, 180 डिग्री पर वापस चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही हैवी पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इस किसी एटम के अंदर होता है, और उस हैवी पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर का नाम उनने क्या रख दिया, उसी को उनने न्यूक्लियस नाम रख दिया। न्यूक्लियस कहने लग गए उसको, वो लोग क्या कहने लग गए, दैट पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इज नोन एज न्यूक्लियस। उसी चीज का नाम उनने क्या रख दिया, न्यूक्लियस नाम रख दिया, NuCleus, न्यूक्लियस। साथ ही साथ ये भी बताया न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो कितना होता है, नियरली 10⁻⁻15 मीटर के अराउंड साइज होता है। ठीक है, तो जो कि हमें थॉमसन ने बोला था कि थॉमसन ने क्या कहा कि एटम का जो मास होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे एटम के ऊपर, लेकिन रदरफोर्ड ने उसी चीज को गलत प्रूव कर दिया। यहाँ पर आकर के क्या बोल दिया कि भाई एटम का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे एटम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। एटम का मास तो क्या होता है, किसी एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और जहां पर अल्फा पार्टिकल जाता है टकरा के वापस आ जाता है, वो एक जगह कहीं कोई एक पॉइंट है, हर जगह से अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस नहीं आ रहा, कि कोई एक पॉइंट है जहां पर एटम का मास कंसंट्रेटेड है, और उस एक पर्टिकुलर पॉइंट का नाम उन्होंने क्या रख दिया, न्यूक्लियस रख दिया। न्यूक्लियस कहने लगे, और न्यूक्लियस का साइज भी डिफाइन कर दिया। साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर के अराउंड साइज मिलता है आपको न्यूक्लियस का। अब इसी चीज को देखते हुए, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने के बाद, अब बोला उनने कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से होता है। अब साइंटिस्ट होते थे मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट। मैक्सवेल साइंटिस्ट ने क्या बोला था, मैक्सवेल जी कहते थे कि भाई कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, और अगर उसके अराउंड कोई नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स इस तरीके से घूमते हैं, यानी अपोजिट चार्ज के पार्टिकल्स अगर इस तरीके से घूमते हैं, तो फिर वो एसलरेट करते हैं, और एसलरेट करने पर क्या होता है, उनकी वो एनर्जी, कुछ एनर्जी लूज करते हैं, और एनर्जी लूज करते हो तो इस तरीके से एनर्जी लूज करते 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 एक टाइम आता है कि वो दोनों पार्टिकल्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं, यानी एक दूसरे के पास आ जाते हैं, और इस तरीके से अंदर गिर जाता है आकर के, एक दूसरे पार्टिकल आपस में गिर। इसी चीज को क्या कर लिया रदरफोर्ड ने, कंसीडर कर लिया। रदरफोर्ड कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज का है, पूरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखे होते हैं उसके अंदर। इसी चीज को बताने के लिए अब मैक्सवेल की जो थ्योरी थी, वो मैक्सवेल की थ्योरी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए थी। पहली बात तो मैक्रोस्कोपी मतलब बड़े साइज के पार्टिकल्स के लिए थी, लेकिन रदरफोर्ड ने उसी थ्योरी को माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए यूज कर लिया, जो कि एक ड्रॉबैक निकल के आया, जो कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने के लिए उनने बताया था, लेकिन वो बातें गलत होने लगी। और गलत कैसे होने लगी कि इस मॉडल का ड्रॉबैक भी यही निकल के आएगा। उनने क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस चारों तरफ घूमता है, वैसे वैसे हर एक चक्कर पूरा करने पर वो एसलरेट करने लग जाता है, और एसलरेट करने लग जाता है मतलब उसकी एनर्जी डिक्रीज करने लग जाती है। हर एक चक्कर पूरा करने पर उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ घट जाती है, और उस एनर्जी डिक्रीज करने से उसका पाथ जो है, उसका रास्ता जो छोटा हो जाता है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पाथ छोटा होते 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 एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, इसका मतलब तो एटम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये तो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के अंदर हमने नहीं पढ़ा कि एटम डिस्ट्रॉय भी होता है। हमने तो बोला था एटम को आप ना ही बना सकते हैं, ना ही आप एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये बात क्या हो गई, ड्रॉबैक हो गया। और इसी के साथ साथ रदरफोर्ड ने क्या और बोला कि भाई ये न्यूक्लियस है, सपोज दैट ये इस तरीके से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट मिलेगा स्फेरिकल, कुछ ऐसा अरेंजमेंट मिलेगा आपको, इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, इधर एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, इसमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बैठा है। इसलिए ये जो है ये सिस्टम, ये जो रदरफोर्ड का जो मॉडल बनाया है इनने, ये सोलर सिस्टम मॉडल कहलाता है ये, क्योंकि सोलर सिस्टम भी कुछ इस तरीके का ही दिखाई देता है, इसीलिए इसको सोलर सिस्टम मॉडल भी कहते हैं। लेकिन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बताया, अब इसका ड्रॉबैक क्या रह गया, इस मॉडल का ड्रॉबैक इसका यही रह गया
could not explain the stability of atom। एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये, उसी चीज के लिए इसी एटॉमिक मॉडल को सब लोगों ने सही मान लिया, लेकिन बाद में जब स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करने में ये फेल हो गए, तो इस वजह से इस मॉडल को बाद में फेल कर दिया गया। और उसके बाद एक और एटॉमिक मॉडल को आना पड़ा, एक और एटॉमिक मॉडल जो कि जिसका नाम क्या है, बोर्स मॉडल ऑफ एटम है। लेकिन बोर्स मॉडल ऑफ एटम को समझने के लिए कुछ और थ्योरीज आई, कुछ और डेवलपमेंट्स हुए, कुछ और कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़े, तो उनको हम लोग पढ़ेंगे पहले और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ों के बारे में। तो ये था आज की क्लास का फंडा, ये 2 एटॉमिक मॉडल्स मैंने डिस्कस करके बताए आपको। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मेल कर सकते हैं आप, और वीडियो को साथ साथ देखते रहिएगा, साथ साथ सारी चीज़ों को समझते रहिएगा। एक्सप्लेन अच्छे से आपको समझ आना चाहिए, सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ आएँ। और कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन आपके पास है ही। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो वहाँ पर जा करके आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए होमवर्क जो है वो वहाँ से मिलता रहे और सारी चीज़ें आपको कंटिन्यूसली प्रोवाइड की जा सकें। तो आप लोग जुड़े जाइए, हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, नीडी लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए ये चीज़ें। तो हम लोगों का ये टारगेट है। और अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपसे मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलने तक आप लोग अपने अपने घर में रहिए, हेल्दी रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिएगा। और रक्षाबंधन का जो फेस्टिवल अभी आने वाला है उसको आप अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा, भाई बहन खुशियाँ मनाइएगा सब लोग। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।